नमस्कार दोस्तों, आज दोस्ती का दिन है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th अकाउंटेंसी का टर्म 2 सिलेबस। इससे पहले हमने टर्म 1 का सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, पर टर्म 1 के सिलेबस में एक क्लैरिफिकेशन आई थी जिसको मैंने टर्म 1 के सिलेबस वाले वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मेंशन किया था और उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। तो इससे पहले हम टर्म 2 सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट करें, एक बार फिर से मैं वो बात आपको बता देता हूं। बात असल में ये थी कि जो आपका टर्म 1 का सिलेबस था सीबीएसई क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए, इसमें जो आपका अकाउंटिंग रेशियोज हैं, अब 100% अकाउंटिंग रेशियो आपसे पूछा जाएगा। चारों कैटेगरी के रेशियो, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। पहले के सीबीएसई की सर्कुलर में खाली लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी दिखाई दे रहा था और मैंने वीडियो बना दिया था, पर उसके बाद में सर्कुलर अमेंड हुआ या कुछ प्रिंटिंग की दिक्कत थी, मिसप्रिंट हो गया था और नए सर्कुलर में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि चारों रेशियोज अकाउंटिंग रेशियो में कवर हैं। दैट इज अकाउंटिंग रेशियो आपका 100% पूछा जाएगा टर्म 1 के सिलेबस में। तो इस बात को आप लोग अच्छे से नोटिस कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 100% अकाउंटिंग रेशियो आपसे पूछा जाएगा। ये बात कमेंट बॉक्स में मेंशन है टर्म 1 के, साथ में शॉर्ट वीडियो भी बना हुआ है, आप चैनल में देख सकते हैं। मैं लिंक उन दोनों वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा टर्म 2 का सिलेबस अकाउंट्स का। तो टर्म 2 सिलेबस या टर्म 2 एग्जामिनेशन को लेकर पहली बात तो यह है कि ये एग्जाम आपका कब होगा, मार्च और अप्रैल 2022 में। ये एग्जाम आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, दैट इज आपको 2 घंटे का समय भी दिया जाएगा। दैट इज इसमें लॉन्ग टर्म आंसर्स भी होंगे, शॉर्ट टर्म आंसर्स भी होंगे, अकाउंट बनाने वाले, जर्नल एंट्री पास करने वाले क्वेश्चंस होंगे। पर सीबीएसई ने एक बात और बोली है, अगर किसी वजह से टर्म 2 में दिक्कतें आती हैं, पेंडेमिक सिचुएशन अच्छी नहीं रहती है, इन दैट केस टर्म 2 एग्जामिनेशन भी आपका एमसीक्यू बेस्ड हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि टर्म 2 एग्जामिनेशन एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि वो भी एमसीक्यू बेस्ड हो। फिलहाल तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टर्म 2 सिलेबस को लेकर। टर्म 2 सिलेबस में पार्ट ए में आपका पहला चैप्टर आता है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एनपीओ। हमने क्लास 11th में अकाउंटिंग सीखी सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, 12th में हम सीख रहे हैं पार्टनरशिप कंपनी के बारे में, और हम साथ में सीखेंगे एनपीओ के बारे में। एनपीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रॉफिट कमाना, पर वो एक्चुअल में प्रॉफिट कमाती है और उस प्रॉफिट को यूटिलाइज करती है जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए वो सेट हुई है। एनपीओ को लेकर भी वीडियो चैनल में डला हुआ है, आप देख सकते हैं। सेकंड चैप्टर आपका आता है यहां पर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। अब टर्म 1 में क्या क्या कवर हो गया था पार्टनरशिप फर्म का, फंडामेंटल कवर हो गया था, गुडविल कवर हो गया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कवर हो गया था एंड एडमिशन कवर हो गया था। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है पार्टनरशिप फर्म का वो आपका टर्म 2 में कवर हो जाता है, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये 3 चैप्टर आपके टर्म 2 में है। एनपीओ की वेटेज कितनी है, 10 मार्क्स की, और पार्टनरशिप के ये रिमेनिंग 3 चैप्टर की वेटेज कितनी है, 12 मार्क्स की। इसके बाद हमारा थर्ड यूनिट यहां पर है कंपनी अकाउंट। टर्म 1 में कवर हो गया था आपका इशू ऑफ शेयर्स या अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कहें आप उसे, और टर्म 2 में आपका कवर होगा अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स
या फिर आप इसे इशू ऑफ डिबेंचर्स कहें। और इसकी वेटेज कितनी है? 8 मार्क्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से क्या निकल कर आता है कि जो आपका चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वो डिलीट कर दिया गया है। वो सेशन 2021 में भी डिलीट कर दिया गया था और इस सेशन के लिए भी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डिलीट हो चुका है। आपको DRR, DRI एसेट्रा पढ़ने की नीड भी नहीं है। तो ये आपके पार्ट ए की कवरेज थी, NPO, पार्टनरशिप के रिमेनिंग चैप्टर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब आते हैं हम पार्ट बी में। पार्ट बी है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहें। वहां पर आपका कवर हो गया था टर्म 1 में कि आप कंपनी के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, वो वहां पर कवर हो चुका था। टूल्स क्या होते हैं, जो थ्योरी चैप्टर था वो भी वहां पर कवर हो गया था। इसके अलावा रेशियो एनालिसिस आ गया था। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बचे हुए 2 चैप्टर, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, जहां पर हम कंपनी के प्रीवियस ईयर फिगर को करंट ईयर फिगर से कंपेयर करते हैं या फिर कंपनी के फिगर्स को किसी दूसरी कंपनी के फिगर से कंपेयर करते हैं। इसके अलावा हम कॉमन साइज स्टेटमेंट भी बनाते हैं, एक पर्टिकुलर बेस लेकर हम सारी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं उसके परसेंटेज पे। तो ये आपका कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट हो गया। और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपके टर्म 2 सिलेबस का हिस्सा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS में हम सीखते हैं कि किस तरह से एक कंपनी अपने कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को अलग अलग कैटेगरी में दिखाती है। कौन कौन सी कैटेगरीज होती है आपकी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बचे हुए 2 चैप्टर टर्म 2 में आ गए। फिर से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए ऑप्शन मिलता है कि ये हिस्सा ना पढ़ते हुए आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ऑप्ट कर सकते हैं और उसके बचे हुए 2 चैप्टर आपके टर्म 2 में कवर हो जाएंगे। कौन से चैप्टर? यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसकी वेटेज कितनी है? 10 मार्क्स। हमने वेटेज डिस्कस नहीं की थी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की। इसकी वेटेज है आपकी 8 मार्क्स। तो 10 + 12 22 + 8 30 + 10 40। तो टर्म 2 एग्जामिनेशन के 40 मार्क्स का सिलेबस यहां से कवर हो जाता है। फिर से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बुक आपको NCERT से मिल जाएगी। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है क्या ऑप्ट करें। मेरा यही कहना होता है बेटर है कि आप एनालिसिस पार्ट ऑप्ट करें इंस्टेड ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। रीजन ये है जो मैंने पहले भी मेंशन किया है, क्योंकि जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ना वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बेस्ड है। टर्म 1 में प्रोजेक्ट में आप एक ही बना रहे थे, पर आपका रिटन टेस्ट और वाइवा किस बेस पे हो रहा था? रेशियो एनालिसिस के बेस पे हो रहा था। और टर्म 2 में जो आपका प्रोजेक्ट है इसमें भी आपका रिटन टेस्ट और वाइवा बेस्ड होगा ऑन कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग लेते हैं उसके बावजूद भी आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आना चाहिए। तो फिर अलग से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ें? अगर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने से ये थ्योरी मार्क्स या थ्योरी वाले पेपर में भी कवर हो जाता है और इसी पर बेस आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी बन जाता है। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी कि बेटर होता है कि आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑप्ट करें इंस्टेड ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। बट आप अपनी चॉइस देख सकते हैं अपने हिसाब से। प्रोजेक्ट का पार्ट 1 में भी सिंगल प्रोजेक्ट था और वही कंटिन्यू हो रहा था। यहां पर भी वही प्रोजेक्ट है और इस बार पार्ट 2 में आपसे रिटन टेस्ट और वाइवा 6 + 2 8 मार्क्स का बेस्ड होगा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट पे एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। और प्रोजेक्ट फाइल के लिए भी यहां पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये हमारा डिस्कशन था आपकी टर्म 2 सिलेबस को लेकर। टर्म 1 ऑलरेडी है, क्लैरिफिकेशन मैंने वहां पर भी दे दी, यहां पर भी दे दी।
सारा सिलेबस प्लस वेटेज हमने यहाँ पर देख लिया है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। इसके अलावा मुझे आपसे बात करनी थी, इन केस आपको ऑनलाइन क्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, अकाउंटेंसी के लिए भी, इकोनॉमिक्स के लिए भी एंड बिजनेस स्टडी के लिए भी। फॉर दैट आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सिलेबस को लेकर कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, गिवन कांटेक्ट नंबर में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही है, चैनल का कंटेंट समझ में आ रहा है। सो अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।